जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस पेडागॉजी एमसीक्यू सीरीज का ये अगला वीडियो और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो कि पूरे आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में और काफ़ी अच्छा एक आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज की वीडियो का पहला प्रश्न, बालक वृद्धि एवं विकास में वृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? In child growth and development, growth is related to which aspect of personality of child? तो ग्रोथ का इन्होंने पूछा है। तो ग्रोथ जो होती है आपको पता होगा फिजिकल पहलू या शारीरिक पहलू से संबंधित होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिपक्वता और अधिगम के बीच अंतःक्रिया का क्या परिणाम है? तो रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एंड मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज व्हाट इज? तो इट इज डेवलपमेंट। आपको पता होगा कि डेवलपमेंट की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं काफ़ी सारी, उसमें यह भी मिलती है परिपक्वता और अधिगम के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है क्या? विकास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए उदाहरण के से विकास के किस सिद्धांत को परिभाषित किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह की जो केस स्टडी दी रहती हैं और बाद में पूछा जाता है कि यह विकास का कौन सा सिद्धांत है। तो विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज डिफाइंड बाय द बिलो गिवन एग्जाम्पल? सूफी एक लड़की है, उसका वजन और कद का उसकी आयु के अनुसार ठीक है, सही है। उसके पास एक अच्छी तरह से विकसित भाषा क्षमता भी है जो उसे सभी के साथ संवाद करने में सक्षम बनाती है। वह सभी से प्रेम करती है और उसके पास सकारात्मक आत्मसम्मान है। तो उसके पास बहुत सारी क्वालिटी हैं जो कि विकास के हर पहलू को बताती हैं कि उसके हर पहलू का विकास हुआ है। अप्रोप्रिएट वेट एंड हाइट है और सी ऑल्सो हैज़ अ डेवलपमेंट लैंग्वेज एबिलिटी दैट एनेबल हर टू कम्युनिकेट विद एवरीवन। सी इज़ लव्ड बाय ऑल एंड हैज़ पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। तो ये जो है ये बताता है आपका क्या है कि विकास परिवर्तन सम्मिलित है। विकास एक निश्चित स्वरूप अनुक्रम का अनुसरण करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर की सह संबंधित है। यही है कि विकास जो होता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम ये जो डेवलपमेंट इज को रिलेटेड। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है कि उसके सभी पहलू का विकास हुआ है जो कि सारे विकास एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, इसलिए उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है सूफी का। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण का प्रमुख अभिधारणाएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की पोस्ट्यूल्स ऑफ द सोशलाइजेशन? तो देखते हैं इसमें, यह किशोरावस्था के दौरान प्राप्त किया जाता है। तो यह तो गलत उत्तर है। आपको पता होगा जो बालक का जो समाजीकरण का विस्तार है वह शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि परिवार से, क्योंकि परिवार समाजीकरण की पहली इकाई होती है किसी बच्चे के लिए। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों, मूल्यों और प्रतीकों को विकसित करने में मदद करता है कौन? समाजीकरण। इट हेल्प्स इन द इंक्लूजन ऑफ प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड सिंबल ऑफ सोशल सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ सोशल नेचर इनेबल्स द पर्सन टू पार्टिसिपेट इन सोशल लाइफ। तो ऑप्शन नंबर बी और सी ये दोनों सही हो जाएंगे समाजीकरण के लिए। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो ये सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? अब ये मध्य बाल्यावस्था क्या होती है? जब बच्चा एक प्राइमरी स्कूल में होता है, जैसे प्री प्राइमरी में होता है 2 के बाद जो है आपको पता होगी 14 ईयर तक यहाँ पर डिविडेशन किया जाता है, जब मध्य बाल्यावस्था को भी कंसीडर किया जाता है, जिसमें 6 से 12 साल तक के बच्चे को मध्य बाल्यावस्था माना जाता है, जो कि एक प्राइमरी स्कूल में होता है। तो मध्य बाल्यावस्था में होगा जो काल्पनिक खेल के दौरान सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर देता है। तो ये मध्य बाल्यावस्था नहीं होगी। काल्पनिक खेल ये बच्चा किशोरावस्था में शुरू करता है। एक बच्चा जिसने नियमों की अर्थ समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है कि जब मध्य बाल्यावस्था में बच्चा पहुंचता है तो वह एक तर्क करना सीख जाता है। आपने जीन पियाजे की तीसरी अवस्था जो कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, और इसकी उम्र जो उन्होंने 7 से 12 बताई है, यही इस उम्र के आसपास होती है, और जिसमें बच्चा क्या है तर्क करना सीख लेता है और नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर लेता है।
तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। किस प्रश्न क्या था हमारा? मध्य बाल्यावस्था पूछा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव विकास के क्षेत्र में किसमें विभाजित है? आपको पता होंगे डेवलपमेंट के जो एरिया हैं कौन कौन से 4 होते हैं: शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। इन्हीं चारों विकास के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति का पूरे जीवन भर विकास होता है, इन 4 पहलू का। बाकी में आध्यात्मिक नहीं है विकास, इसमें मनोवैज्ञानिक नहीं है विकास, आध्यात्मिक नहीं है। तो ये जो चारों विकास है ये किसी एक व्यक्ति के मानव विकास के क्षेत्र में 4 भागों में विभाजित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वातावरण बच्चे के डैश विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनवायरमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए? सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक या फिर भावनात्मक? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सामाजिक, जो कि इसमें ऑप्शन 2 में दिया गया है, ये मिसप्लेस हो गया है। तो सामाजिक विकास जो है, सामाजिक विकास में वातावरण जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी संज्ञानात्मक विकास में भी निभाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो विकास है वह सह संबंधित रहता है, कोरिलेट करता है एक दूसरे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था क्या है? स्टेज इन विच द चाइल्ड वॉन्ट्स सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई किस अवस्था में, जब बालक अपने कार्य करता है और वो चाहता है कि एक्सेप्टेबल हो, चाहे वो जो भी काम करे, तो ये किशोरावस्था कहलाती है, जो कि 12 वर्ष से अधिक का, जो 12 से 18 वर्ष के जो बालक रहते हैं उनमें पाई जाती है। तो ये एडोलेसेंस स्टेज है जिसमें वह सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस चाहता है। और बाकी ये जो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहन स्कूल में आयोजित सह पाठ्यक्रम गतिविधियों, आपको पता होगा को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ करवाई जाती हैं, चाहे वो ड्रामा हो, स्पीच हो, डांस हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो। तो ये सारी एक्टिविटी जो हैं भाग लेते हुए सामाजिक संपर्क का कौशल सीखता है, सोशलाइजेशन सीखता है। तो यह किस प्रकार का समाजीकरण प्रक्रिया को प्रभावित करती है ये चीज़? तो जब आपको पता होगा प्राथमिक समाजीकरण उसके परिवार से शुरू होता है और विद्यालय किसी बालक के लिए द्वितीयक समाजीकरण होता है। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शाम के समय कल्पेश पार्क के, ये भी एक केस स्टडी है, पार्क में गए और छोटे बच्चे जो कि 2 से 6 वर्ष की आयु के हैं, पूर्व बाल्यावस्था के हैं, आप खेलते हुए उनको देखा। आमतौर पर उनके माता पिता उनके साथ रहते थे। उन्होंने पार्क में माता पिता और बच्चों के परस्पर जो इंटरेक्शन है उनको देखा। 2 स्थितियों देखा। एक जो कपल है ने बच्चे से आइसक्रीम मांगते समय उसे डांटा कि बच्चा उसका आइसक्रीम मांग रहा है और उन्होंने डांट दिया। दूसरा कपल क्या है, अपने बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। तो ये दोनों परिस्थितियां किस प्रकार के समाजीकरण का उदाहरण है? ये दोनों एग्जाम्पल जो उसने देखे हैं सिचुएशन, वो किस तरह का सोशलाइजेशन है? तो आपको पता होगा इसमें क्या है, बच्चे के साथ उसके कौन है, उसके माता पिता हैं। और जब बच्चे अपने माता पिता या परिवार के साथ होते हैं तो उसमें कौन सा समाजीकरण होता है? प्राथमिक समाजीकरण होता है। देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन जब भी इस तरह के बड़े क्वेश्चन आए जरूर आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत रहती है, क्योंकि उत्तर उन्हीं में छिपा रहता है। आपने जो पढ़ा है और जो कॉन्सेप्ट आपने बनाए हैं उन्हीं के आधार पर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर था प्राथमिक समाजीकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी मानव विकास की प्रकृति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट? गुणात्मक विकास, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ऑल राउंड डेवलपमेंट या इमोशनल? तो ऑल राउंड डेवलपमेंट की, मनुष्य का जो मानव का विकास है जन्म से लेकर शुरू होता है और ये ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, किसी एक पक्ष का विकास नहीं होता है, सारे उसके पक्ष हैं, पहलू हैं, सभी का विकास होता है मानव का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी बालक की मनोगत्यात्मक या मोटर साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है? इसमें पूछा है कि कौन सी नहीं है। आपको ये चीज़ जरूर ध्यान देने की जरूरत है, कई बार क्वेश्चंस नहीं में पूछा गया होता है और आप देख नहीं पाते हैं, और एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका उत्तर गलत हो जाता है। देखते हैं कौन सी साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है। खेलना, गेंद फेंकना, लिखना,
इसमें तो उनकी मसल्स काम करती हैं, लेकिन सोचना ये जो है ये साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है। तो थिंकिंग इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालक विकास की किस अवस्था में बालक को लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें देख रहा है और वे सचेत हो जाते हैं? एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, डज द चाइल्ड फील दैट एवरीबडी इज लुकिंग एट देम एंड दे बिकम कॉन्सियस? तो ये जो अवस्था कहलाती है एडोलेसेंस की अवस्था कहलाती है। इसमें बच्चे हमेशा बच्चों को खुद पे भी कंसर्न रहता है कि जैसा वो उनका शरीर है ना, वो खुद के लिए कई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और खुद को वो अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं समाज में और अपने ग्रुप में। तो यहाँ पर वो जब वो कोई बाहर चलते हैं तो वो ये देखकर भी सचेत हो जाते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है। वो वेल ड्रेस्ड होने की कोशिश करते हैं किशोरावस्था में। आपको पता भी होगा किशोरावस्था होती है जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। तो इसमें प्रौढ़ावस्था की भी कुछ गुण आने लगते हैं धीरे धीरे। तो एडोलेसेंस इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा विकास से संबंधित नहीं है? विच वन इज नॉट रिलेटेड टू डेवलपमेंट? तो यह संचयी नहीं है, तो ये तो गलत हो जाता है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा नहीं है संबंधित। तो यह कम्युलेटिव होता है, संचयी होता है। आपको पता है विकास जो है डेवलपमेंट है जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, तो वो इस संचयी होता चला जाता है। जो विकास है यह एक स्वरूप का अनुसरण करता है, फॉलो अ पैटर्न, बिल्कुल सही है। निरंतर है, कंटिन्यूअस है, सहभागिता का उत्पाद है, इंटरेक्शन का प्रोडक्ट होता है विकास। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यह संचयी नहीं है, जबकि यह संचयी है, कम्युलेटिव है। शीर्षगामी सिद्धांत का विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? सेफेलिकॉर्डल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ मोटर डेवलपमेंट। क्योंकि आपको पता होगा कि जो शीर्षगामी या सेफेलिकॉर्डल है वो फ्रॉम हेड टू फुट विकास होता है, कि बच्चे का सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद उसके पैरों का विकास होता है। ये सिद्धांत ये बताता है। तो इसलिए ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। और एक और विकास इसी में होता है कि प्रोक्सीमोडाइस्टल कहलाता है कि केंद्र से परिधि की ओर या समीप से दूर की ओर। तो जिसमें बच्चे का केंद्र का विकास पहले होता है, उसके बाद ही पूरे बाकी शरीर का विकास होता है। तो 2 सिद्धांत इसमें थे, शीर्षगामी और एक जो है केंद्र से परिधि की ओर, समीप से दूर की ओर सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन था शीर्षगामी का गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसी समस्या समाधान के माध्यम से पढ़ाने में शिक्षक की भूमिका के रूप में नहीं देखा जाता? आपको पता है टीचर की भूमिका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में भी रहती है, जिसमें समस्या का निर्माण भी करता है, वो छात्रों की मदद भी करता है समस्या को समझने में। तो ऑप्शन देखते हैं कि भूमिका नहीं है शिक्षक की। समस्या निर्माण, समस्या को समझने परिभाषित करने में छात्र की मदद करना, छात्रों को केवल समस्या का उचित समाधान प्राप्त करने में सहायता करना। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है कि केवल ये भूमिका नहीं रहती कि समस्या समाधान है, समस्या को क्रिएट भी करता है, साथ ही साथ समस्या को समझने में भी हेल्प करता है, और लास्ट में यदि उन्हें नहीं आ रहा है समाधान तो उसमें भी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी वो हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट है, क्योंकि ये भूमिका जो है एक शिक्षक की नहीं है। बाकी जो कक्षा में फियरलेस एनवायरनमेंट बनाना, फियर फ्री, ये भी ठीक है, ये भूमिका होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है? वाइगोत्स्की थ्योरी मेनली फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग। तो ये आपको याद कर लेना है। ये जो विकास जो है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की व्याख्या करता है। द रोल ऑफ कल्चरल टूल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है वो दिया था सामाजिक और सांस्कृतिक, सोशियो इमोशनल थ्योरी दी है, और उसमें बताया है कि सामाजिक अंतःक्रिया से ही बच्चे का एक संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम, एक डेमोक्रेटिक करिकुलम क्या होता है? जिसमें विविधता हो और लचीलापन हो। यही सही उत्तर हो जाएगा।
डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है जिसमें हर एक बच्चे का ध्यान दिया जाए और उसकी नीड के अनुसार। तो तभी इसमें पाठ्यक्रम में क्या हो जाएगी, विविधता हो जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी हो कि बीच में उसे चेंज करने की ज़रूरत पड़े बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, तो आप उसको चेंज भी कर सकें। अकेला विषय पाठ्यक्रम है, ये नहीं होगा। अभिरुचियों क्षमताओं को पूरा करता है। शिक्षाप्रद प्रभाव, तो ये इस प्रश्न के गलत हो जाएंगे उत्तर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं पावलाव के प्रयोग में कौन सा एक अस्वाभाविक उद्दीपक है। एक कंडीशनड स्टिमुलस है पावलाव के एक्सपेरिमेंट में। आपने जरूर पढ़ा होगा पावलाव का एक्सपेरिमेंट, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो दी थी पावलाव ने। तो इसमें अस्वाभाविक या कंडीशनड स्टिमुलस है घंटी, क्योंकि कंडीशन है, क्योंकि जब घंटी बजेगी, आपका बेल बजाएंगे, तभी उसकी लार निकलने की प्रक्रिया, तो रिस्पॉन्स तभी आएगा, राइट। तो ये क्या है, कंडीशनड है। अब दो प्रकार के स्टिमुलस होते हैं उसी में, देखिए आप, जैसे आपको सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि वो कुत्ते को क्या करता है, पहले खाना खिलाता है घंटी बजा करके, फिर बाद में वो केवल घंटी बजाता है और खाना नहीं खिलाता है कुछ टाइम बाद, तो उसमें लार निकलना, रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाता है। तो एक ये तरीका होगा कि उसके सामने, कुत्ते के सामने खाना रख दे और एक डॉगी यहाँ पर बना हो, तो भी उसमें क्या होगी, रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह का क्या हो जाएगा, ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, क्योंकि इसमें भी रिस्पॉन्स लार निकल रही है, लेकिन केवल वो घंटी बजा दे और खाना नहीं दे, तो भी क्या होगा, तो भी उसमें लार निकलना शुरू हो जाएगी, हैबिट बन चुकी है। तो ये क्या कहलाएगा, कंडीशनड स्टिमुलस कहलाएगा या अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेविड कोल्ब के अनुसार अनुभवजन्य अधिगम के 4 चरण क्या है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि डेविड कोल्ब ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को है कितने स्टेजेस में डिवाइड किया है, उनका सीक्वेंस क्या है। तो उन्होंने पहले बताया कि मूर्त अनुभव होना चाहिए, कंक्रीट एक्सपीरियंस, चिंतन अवलोकन, उसके बाद अमूर्त प्रत्ययवाद और सक्रिय प्रयोग। तो ये जो है अधिगम के 4 जो है चरण बताए हैं, किसने, डेविड कोल्ब ने। तो ये आपको याद कर लेना है, गलती नहीं करनी है। और ये सीक्वेंस उसने नहीं बताया है बाकी जो है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा और काफ़ी आपने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे जो आपने पहले से आपके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं पेडागॉजी के। इसी तरह की वीडियोस मैं लाता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपका पूरा केवीएस पेडागॉजी का पोर्शन मैं इसी तरह एमसीक्यू के माध्यम से ही पूरा करवा दूँ। और मेरी खुद का भी ये मानना है कि जितना भी आप नए नए क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे, उतना ही आपको हेल्प मिलेगी केवीएस एग्जाम के टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उनको इंटरेक्शन में, उनको सॉल्व करने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।